बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, रोज़ाना हम सियासत पर तो बात कर लेते हैं, लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। क्योंकि इस वक़्त पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा जो मसला है वो महंगाई का सामना है। पाकिस्तान में आए रोज़ एशियाई खुर्दनोश की कीमतों में बेतहाशा इज़ाफ़ा हो रहा है। उसके साथ-साथ गैस और बिजली की कीमतों में भी बेतहाशा इज़ाफ़े की वजह से अवाम एक अज़ियत में मुब्तला है। तो आज के प्रोग्राम में हम ये बात करेंगे कि सबसे पहले कि क्या आने वाले दिनों में महंगाई में कुछ कमी आएगी या नहीं? इसके साथ-साथ बिजली और गैस की कीमतों में क्या हुकूमत अवाम को हकीकी मानों में कोई रिलीफ़ फ़राहम कर सकती है या नहीं? और उसके अलावा आईएमएफ के साथ भी क्या पाकिस्तान आगे मज़ीद चल सकता है या नहीं? इस पर भी बात करेंगे। एक और टॉपिक भी है, उस पर भी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। वो टॉपिक है पाकिस्तान में फायरवॉल का जो मामला है, क्या ये मौजूदा हुकूमत के दौर में इसका आगाज़ हुआ है? क्या एस्टेब्लिशमेंट मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस पर काम करना इस दौर में ही शुरू कर चुकी है? या फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी इमरान खान के दौर हुकूमत में इसका आगाज़ हुआ था? इसकी भी कुछ तफ़सीलात है, वो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं, एक बार फिर दोबारा हमारे व्लॉग में सज्जाद काज़मी, जो इकॉनमी की बीट करते हैं काफ़ी अरसे से, सच टीवी से इनका ताल्लुक़ है, बीट रिपोर्टर हैं इकॉनमी के, और अच्छी ग्रिप रखते हैं, अच्छी खबरें देते हैं और फिर इलेक्शन कमीशन को भी कवर करते हैं। इनका अपना भी यूट्यूब चैनल है सज्जाद काज़मी के नाम से, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वहाँ से आप इलेक्शन कमीशन के साथ-साथ फाइनेंस के हवाले से जो स्टोरीज़ होती हैं, अंदर की जो खबरें होती हैं, वो आप इनके चैनल में जाकर ज़रूर उस हवाले से भी आगाही हासिल कर सकते हैं। अच्छा सयाद, मुझे ये बताएँ कि अवाम को महँगाई के साथ-साथ बेरोज़गारी का भी सामना है, बिजली, गैस की कीमतों में बेतहाशा इज़ाफ़ा। तो हम एक-एक करके सब पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताएँ कि इस वक़्त पाकिस्तान की जो मईशत है, ये माशी मसाइल को सामने रखकर, मद्देनज़र रखकर, क्या आने वाले दिनों में हुकूमत अवाम को कोई रिलीफ़ फ़राहम कर सकती है महँगाई में कुछ कंट्रोल करके? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने काफ़ी अच्छा इंट्रो भी दिया और बड़ी कमाल की बातें भी की शुरू में, क्योंकि ये वो मामलात हैं कि जो कि आवाम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, उनसे लिंक करते हैं। अब बात कर ली जाए महँगाई के हवाले से फ्यूचर अप्रोच रखते हुए ऑप्टिमिस्टिक होना है हमने या फिर हमने उम्मीदें हारनी हैं। तो हुकूमत उस वक़्त अवाम पर लगाती है जब वो हुकूमत सिंसियर हो या उसके पास कुछ हो, तो वो अवाम पर लगाती है। अब बदकिस्मती ये है कि अब हुकूमत काम करना चाहती है और वो चाहती है कि ऑपोज़िशन जो कि टफ़ टाइम उनको दे रही है, उसके दरमियान जो है गैप अवाम और उस ऑपोज़िशन के दरमियान में आए और वो इसी मद में करना चाहती है कि अवाम को किसी हद तक रिलीफ़ दे सके ताकि वो जो डिसट्रस्ट है अपोज़िशन के ऊपर हो तो उनके ऊपर आए। तो अगर फिर कोई जैसे हम कहते आ रहे हैं कि हुकूमत जो है वो इंतखाबात की तरफ जाएगी, अगर फिर जाने का उसका प्रोग्राम बनता है, ये नहीं बनता, वो देखना पड़ेगा। तमाम अब मौजूदा सिनेरियो में हम देख रहे हैं कि हमारी जीडीपी जो है वो उसकी ग्रोथ 1% से भी कम है। हमारा ट्रेड डेफ़िसिट मुसलसल बढ़ रहा है। अकाउंट डेफ़िसिट तो शुरू से ही कंट्रोल नहीं हो रहा था। अब हमारे पास रेमिटेंस काफ़ी होती थी। इमरान खान के दौर में हमने देखा कि रेमिटेंस की बुनियाद के ऊपर हमने काफ़ी जो इनफ्लो है, वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का उसमें हमने काफ़ी हद तक जो है वो कम करते थे। लेकिन अब बदकिस्मती ये है कि कोई दोस्त मुल्क इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं। अनफॉर्चुनेट ये है कि 2 साल होने को हैं एसआईएफसी के क़याम को, जिसमें सबसे बड़े स्टेक होल्डर वो लोग हैं जो कि ये कहते हैं कि स्टेट टू स्टेट हम डील करवाते हैं। वो सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, लेकिन एसआईएफसी को बने हुए 2 साल हो चुके हैं। अब अगर सिर्फ़ इसी चीज़ को देख लिया जाए कि 2 साल में कितनी मीटिंग हुई और कितना उस पे पैसे लग गए और कितनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आई, तो इसका सब सामने आ जाएगा कि आया एसआईएफसी ने अब तक किरदार क्या अदा किया है। क्योंकि मेरे ज़राए ये बताते हैं कि एसआईएफसी ने अब तक जितने पैसे चाय की मद में या मेहमानों को एंगेज करने की मद में लगाए हैं, उससे भी कम पैसे अभी तक आए हैं और अभी तक तो कुछ आए भी नहीं है। बहरहाल जो मामलात हैं माशी तौर पर वो इंतहाई नगुफ्तबे हैं कि आईएमएफ के साथ हमारी डील हो चुकी है, उनके तमाम हमने मुतालबात माने, उनको हमने राम किया, दोस्त ममालिकों की यकीन दहानी हमने करवाई, डेफर पेमेंट के मामलात पर उनको राज़ी किया। दोस्त मुल्कों ने यकीन दहानी कराई कि हम भी पैसे देंगे। उसके बाद हमने स्टेट बैंक को भी जो है वो हमने उसको असरअंदाज होने की कोशिश की। उसकी हमने कैसे तो कोई उम्मीद है महँगाई में कमी की? देखिए, महँगाई इस वक़्त जो सिनेरियो चल रहा है उसको हम कहते हैं अदारा-शुमारियात जो है खुद मुख्तार बाड़ी है, लेकिन वो भी किसी हद तक हुकूमत से इन्फ्लुएंस करता नज़र आता है जो क्योंकि वो जो माशी इशारिये या इंडिकेटर जो पिक करता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी बुनियाद पर होते हैं कि आया पिछले हफ़्ते कितनी थी और अब कितनी है। वो ये नहीं देखता कि अवाम की कितनी क़ुव्वत ख़रीद जो है मुतासर हुई है, हुँ। उसके ऊपर वो बात करने को तैयार नज़र नहीं आता। अब देखें, अभी एक तरफ तो वो ये कहता है कि सब्ज़ियों की कीमत में तकरीबन 5% कम हुई है, कोई कमी हुई है।
लेकिन वो दूसरी तरफ ये बताने को कासिर है कि आया बेरोज़गारी कितनी बड़ी है, कितने लोग बेरोज़गार हुए हैं तो और क्या महँगाई खरीद सकते हैं, नहीं सकते हैं, ये भी बताना और ज़रूरी है। दीगर मेन जो चीज़ सबसे मेन चीज़ जो हिट करती है, जो कि आपका बजट हिट करती है, वो आपकी लायबिलिटीज़ हैं, आपकी यूटिलिटी बिल्स हैं, जिसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी शामिल है, जिसमें आपकी गैस शामिल है, आपके रेंट स मतलब ये शामिल है। आने वाले दिनों में भी महँगाई का सामना आवाम को करना पड़ेगा। एग्ज़ैक्टली अब अभी फ़िलहाल सिनेरियो यही है कि महँगाई बढ़ेगी, कम होगी नहीं। अच्छा, अगर हम बिजली के बिलों की बात करें तो आपने देखा कि जमात इस्लामी ने तकरीबन 17 रोज़ उन्होंने मेरे ख़्याल में धरना दिया और फिर काफ़ी सरापा एहतजाज रहे। और आखिर में हुकूमत ने यकीन दहानी करवाई कि इंशाअल्लाह हम बिजली और गैस की कीमतों में हम कमी करेंगे और फिर उन्होंने जो दीगर जो मुतालबात रखे थे 7 वो सारे उन्होंने मानने की यकीन दहानी करवाई थी। तो क्या आने वाले दिनों में बिजली की कीमतों में कोई ख़ासी कमी आ सकती है कि पता चले यार वाक़ई कमी आई है? क्योंकि बिल जिस तरीके से उन्होंने लेके गए थे ऊपर, क्या उसी में उसी लेवल पर लाकर आवाम को रिलीफ़ फ़राहम करेंगे? देखिए, हमारा सर्कुलर डेट मुसलसल बढ़ रहा है। इस सर्कुलर डेट के साथ हम रिलीफ़ देने से तो बहुत कासिर हैं। जी। हम ये कर सकते हैं जैसे कि पंजाब हुकूमत ने किया है कि डेवलपमेंट फ़ंड जो होता है सालाना 1100 अरब से ज़ायद इस मर्तबा रखा गया था। वो जिन-जिन सूबों के पास है, वो सूबे अपने पास से उस डेवलपमेंट फ़ंड जो है अरबों के हिसाब से उनके पास होते हैं। वो उस मुतल्लका उससे निकाल के हाँ, डिस्कोज़ कंपनी को दें सब्सिडीज़ की मद में और उसके बाद वो तयन करेंगी कि आया आपने जितने पैसे दिए उसकी मद में हम 1 महीने के लिए या डेढ़ महीने के लिए, 2 2 महीने महीने के के लिए। लिए कितनी इस स्पेसिफिक यूनिट के ब्रैकेट में आने वाले लोगों को जैसे रिलीफ दे पंजाब ने अभी किया है, किया पंजाब हुकूमत एग्ज़ैक्टली। ने। अब उन्होंने डेवलपमेंट फंड की मद में काफ़ी जो तकरीबन 48 अरब के आस-पास जो है, वो उन्होंने अपने लेस्को को जो लाहौर पावर सप्लाई है, उसी तरह दीगर वापडा है, दीगर लोगों को उन्होंने पे के हवाले से एक मंसूबा बनाया है कि वो उनको देंगे। उसके बाद 2 माह के लिए मखसूस 2 माह के लिए अवाम को रिलीफ़ ₹14 से 1200 से ₹14 तक रिलीफ़ मिलेगा। लेकिन 2 माह का रिलीफ़ है, यानी कि अब ये भी देखना पड़ेगा कि नून लीग क्या 2 माह का रिलीफ़ देकर कोई इंतखाबात का बगल बजाना चाहती है? या वो ये चाहती है कि हर 2-3 माह बाद हम इस तरह डेवलपमेंट फंड देते रहेंगे और उनके पास डेवलपमेंट फंड क्या इस हद तक है भी कि वो पूरा साल इस तरह सब्सिडीज़ दे सकती है। पॉसिबल और नहीं है। आईएमएफ का अभी तक इसके ऊपर बयान आना बाकी है क्योंकि आईएमएफ हमेशा से ये कहता आ रहा है वो कि देख रहा है अभी वो फ़िलहाल फ़िलहाल इसको देख रहे हैं और कि आप आएँ हमारे साथ बैठें, उस वक़्त हम बात करेंगे इस मामले अब पर। उनके साथ हमारी मीटिंग हो चुकी है। उन्होंने हमें एसबीए के बाद अब ये लॉन्ग टर्म मुआहिदा जो है उन्होंने अप्रूव किया, लेकिन एग्ज़ीक्यूटिव बोर्ड का इजलास जो कि इस माह के आखिर में फिर एक्सपेक्टेड है। अच्छा हम उस तरफ बाद में आएँगे। तो अभी गैस की कीमतों में भी मेरे ख़्याल में यही सूरत-हाल रहेगी। देखिए, गैस का जो हमारा सर्कुलर डेट है, वो तकरीबन 2000 अरब से ज़ायद हो चुका है। तो अब इस तनाज़ुर में आप कैसे सोच सकते हैं कि आया गैस पे हम लोगों को रिलीफ़ दे सकते हैं? और आपकी गैस भी इम्पोर्ट बिल में शामिल है, तकरीबन 5 से 6 अरब डॉलर आपकी सालाना जो है वो एनर्जी की मद में आप अपना बिल बढ़ाते हैं। अब इस तनाज़ुर में क्या आपके पास कोई ऐसा वे ऑफ है ट्रांसपोर्टेशन या वे ऑफ कम्युनिकेशन या वे ऑफ ऐसे एक्सप्लोरेशन है कि जिससे आप बिजली या गैस की ज़रूरियात पूरी कर सकते हो? नहीं है। तो आपको फ़ॉर्च्युनेटली या अनफ़ॉर्च्युनेटली आपको कतर के पास जाना पड़ेगा। सबसे सस्ती जो इस वक़्त खित्ते में गैस दे रहा है एलएनजी की मद में या एलपीजी की मद में, वो एक कंपनी है सिंगापुर की जिसकी पहले भी इनके मुआहदे हो चुके हैं। वो आपको देती है $14.5 पर एमएमबीटीयू। यानी कि आप ये कह लीजिए कि आपको उनके साथ भी मुआहदा करना है, तो उसके बाद भी अगर आप यहाँ पर उसको रेट को मर्ज करते हैं, तो आपको जो गैस की इस वक़्त कीमत मिल रही है, उसमें तकरीबन 20% से 35% तक इज़ाफ़ा मज़ीद एक्सपेक्टेड है। आप जो नया प्लान कल नायब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, इसहाक़ डार साहब ने एक मीटिंग चेयर की, उसमें उन्होंने ये बात कर दी कि अब जो हम पहले बिजली का बिल ज जा जाता था, जिसमें हम टैरिफ एडजस्टमेंट करते थे, जिसमें हम टैक्स लगाते थे, अब उसी मामले को आप गैस वाले बिल में भी एडजस्ट करें। और यानी कि आप जो बिजली की आप बात कर रहे थे कि बिजली में कुछ आवाम को रिलीफ़ मिलेगा, तो गैस का बिल तैयार होने जा रहा है कि वो भी आपको बिजली की तर्ज़ पर ही मिलेगा। यानी कि आप अगर 5 से 6,000 रुपए सिर्फ़ और सिर्फ़ 200 यूनिटों के इस्तेमाल पर देते थे, तो अब आपको गैस की मद में भी जो कि तकरीबन अगले 1-2 माह में एक्सपेक्टेड है सर्दी में गैस की लोड शेडिंग भी मुतवक्का है, तो उस गैस की जो कीमतों को बढ़ाया जाएगा कि आपको लोड शेडिंग से बचाया जा रहा है। और हुँ। उस मद में टैरिफ एडजस्टमेंट, अदर टैक्स, फर्दर टैक्स की मद में अवाम पर मज़ीद बोझ जो है वो आने का इम्कान है और व इस हवाले से बाकायदा हुकूमत भी प्लानिंग करती नज़र आ रही है। अच्छा, एक फिर तो प्रॉब्लम ये है कि मुस्लिम लीग नून के लिए बिलख़ुसूस कि अगर वो महँगाई में इस तरह कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बिजली और गैस की कीमतों में भी रिलीफ़ देने की पोज़ीशन पे नहीं है, तो इसका मतलब है इनकी सियासत आहिस्ता-आहिस्ता दफ़न हो रही है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी इस वक़्त वो जेल के अंदर हैं। उनके वो पॉपुलैरिटी में मज़ीद इज़ाफ़ा तो हुआ है, लेकिन
ये महँगाई में बेतहाशा इज़ाफ़े से अवाम इनसे भी तंग हो गई। तो फिर उसके लिए मज़ीद स्पेस क्रिएट हो सकती है। तो आगे जाकर बिलख़ुसूस पाकिस्तान में सियासी मामलात को लेकर महँगाई में बेतहाशा इज़ाफ़ा ये वो, फिर अवाम सड़कों पे निकलने पे मजबूर हो सकती है। वो किसी सियासी पार्टी के लिए नहीं बल्कि अपने बुनियादी हुकूक के लिए। देखिए, हमारा जो इस वक़्त मुआशी मसाइल हैं, वो स्टेबिलिटी से ही लिंक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से ही लिंक है। आपके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, इन्वेस्टर्स को ये अप्रोच हो कि 5 साल के लिए हमें गारंटी है कि हुकूमत ये स्टे करेगी, इसकी पॉलिसियाँ जो आएँगी, जो हम पे ये टैरिफ जो लगाएँगे, नहीं है, वो नहीं है। वो नहीं है। अब इस मामले में कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं, किसी भी सेक्टर को इन्होंने इस मर्तबा टैक्स से रिलीफ़ नहीं दी। अब इस तनाज़ुर में आप देख लें कि सैलरी क्लास जैसे तबका जो कि ना चाहते हुए भी टैक्स देने पर मजबूर है, हुँ, उनके ऊपर भी इन्होंने टैक्स मज़ीद लगाए हैं। कोई सेक्टर ऐसा रियल एस्टेट का ले लें, प्रोडक्शन सेक्टर ले लें, जो प्लांट ले लें, आप लॉन्ग टर्म जो है लॉन्ग मीडियम साइज़ की एसयूवीज़ ले लें। किसी हद तक भी आप देख लें तो ये किसी भी सेक्टर को उन्होंने छोड़ा नहीं है। हुँ। तो अब कौन-सा इन्वेस्टर किस सेक्टर में जाके इन्वेस्ट करे और कितना उसको जबकि प्रॉफ़िट पॉलिटिकली जनरेट तौर होगा? पर उसको अवाम की बाइंग पावर तो मुतासर हुई है महँगाई के बाद, लेकिन क्या इन्वेस्टर की भी जो इन्वेस्टमेंट पावर है वो मुतासर हुई है कि इसको कोई बात करने को तैयार एक और नहीं है? इश्यू भी है पाकिस्तान में आपने देखा कि कई ऐसी कंपनियां हैं जो काम करती थी वो आहिस्ता-आहिस्ता बंद हो रही हैं बिजली की कीमतों में बेतहाशा इजाफे की वजह से, उनके साथ कोऑपरेट नहीं करने की वजह से कई कंपनियां ऐसी हैं कि वो बंद हो रही हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स में और वो आए रोज़ वो ताजिर किसान हर बंदर हो रहा है कि भाई हम कैसे कंपनी को चलाएँगे, अपने मुलाज़िमीन को कैसे सैलरीज़ दे देंगे। तो ये तो पाकिस्तान की मईशत को स्टील मिल के अंदर भी बहुत सी कंपनियां बंद हो रही हैं, तो ये तो एक बड़ा नुकसान है। देखिए, हमारा जो एक्सपोर्ट है, वो तकरीबन $39 बिलियन डॉलर की है, जबकि बांग्लादेश की मिसाल आपको दूँ, तो वहाँ पर तकरीबन 335 के करीब फैक्ट्रीज़ हैं, छोटे से बड़े सेक्टर की हुँ, और उनकी जो सालाना एक्सपोर्ट है, वो 52 अरब डॉलर की है। हुँ, तो यानी कि आप ये कह लें कि हमारे से छोटा मुल्क, जिसकी बाइंग कैपेसिटी हमसे भी ज़्यादा कम है, कम है। वो जिसकी जीडीपी हमसे कई मर्तबा कम रही है, लेकिन अब वो एंगेज कर रहे हैं। तो उनकी एक्सपोर्ट $52 बिलियन डॉलर है और हमारी यानी कि इस वक़्त तक 13 अरब डॉलर का हमारा उनसे भी गैप है। यानी कि हमारी जितनी भी लूम सीड हमारी जितनी फैक्ट्रीज़ या असेंबली प्लांट्स थे, वो यहाँ से शिफ्ट होके किस मुल्क जा रहे हैं। हम हमेशा से बात करते हैं कि जब कोविड आया, कोविड के बाद लोगों ने एक्सपेंड करना था अपने आप को, हमने उस चीज़ों को अवेल नहीं किया, हमारे यहाँ पॉलिसी शफल आई और हमारी हुकूमतें तब्दील हुई। उसके बाद जो लोगों ने मुल्क में हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करना था, उन्होंने किसी और खित्ते में जाके इन्वेस्ट किया। वियतनाम में, सिंगापुर में फैक्ट्रीज़ लगी, मलेशिया में लगी। अब दोबारा से चाइना की कंपनियों ने तकरीबन 200 से ज़ायद कंपनियाँ जो कि इन्वेस्ट करना चाहती हैं, उनको ऐसा खित्ते में कोई मुल्क नज़र नहीं आ रहा कि वो वो इन्वेस्ट करें, स्पेस नज़र नहीं आ वो रही है। स्पेस नज़र नहीं आ पॉलिटिकली रही। वो भी नहीं है। एग्ज़ैक्टली अब बांग्लादेश उसको अवेल करने जा रहा है और वहाँ पर इस वक़्त $52 बिलियन डॉलर की आपकी एक्सपोर्ट है, यानी कि वहाँ पर लोगों को एक तो पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा मसला ये है कि इस वक़्त पाकिस्तान में सियासी तौर पर एक इस्तेहकाम लाने के लिए खान को अंदर रख के वो चाह रहे हैं कि इसको हम नहीं छोड़ेंगे और पाकिस्तान में ये हुकूमत लॉन्ग टर्म चलेगी तो इन्वेस्टर्स आएँगे। हालाँकि इन्वेस्टर के लिए भी एक खतरे की घंटी है कि एक पार्टी का सरबराह जो पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी एक वो अपनी स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन रखते हैं, उसको जेल में रखकर अगर एस्टेब्लिशमेंट ये कहती है कि आपके लिए एक बेहतरीन सियासी माहौल है, पाकिस्तान में सियासी मामला ठीक चल रहे हैं, हुकूमत लॉन्ग टर्म चलेगी, तो वो कभी भी इस चीज़ को एग्री नहीं करेगा कि भाई देखें ये किसी वक़्त भी बाहर आएगा, तो हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं, मेरी इन्वेस्टमेंट डूब सकती है। देखिए आप आप भी जर्नलिस्ट हैं, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ। हम खुद ही क्या इस चीज़ को तय कर सकते हैं? हम खुद क्या किसी को बता सकते हैं कि अगले साल तक ये हुकूमत रहेगी? हम तो नहीं बता नहीं बता सकते। सकते। तो क्या इन्वेस्टर अंधा है जिसने कम से कम 6 माह से साल लगाना है एक फैक्ट्री को डेवलप करने के लिए, हुँ। उसके बाद उसको लोगों को खिलाने की मद में, आपको एफबीआर को खुश करने की मद में, लाइसेंस लेने की मद में, फैक्ट्री लगाने और ज़मीन लेने की मद में और सब के सब स्टेप से गुज़र कर उसको क्या लगता है कि साल बाद जब वो फैक्ट्री लगाएगा तो हुकूमत यही रहेगी या उसको नई हुकूमत को दोबारा खिलाना पड़ेगा? तो वो ऐसा कोई भी रिस्क नहीं लेगा। कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं है और ये अनफॉर्चुनेट है कि जब आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आती, लेबर की अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट नहीं होती, तो लेबर कहाँ जाती है? वो आपके मुल्क छोड़ने पर मजबूर होती है या फिर वो बेरोज़गारी की तरफ जाती है। अब वही आपके सामने सिचुएशन हो रही है कि यहाँ से छोटा प्रोटेस्ट हो जाए, कोई सड़क छोटी बंद हो जाए, तो हमें ये लगता है कि शायद पॉलिसी मेकर ने दोबारा से पॉलिसी शिफ्ट करने की सोच ली है। हाँ, हमें तो ये लगता है कि हुकूमत फिर जाने लगी है। तो इस उनके लिए तमाम भी एक थ्रेट है ये। थ्रेट है एक किस्म की आपके सामने है सिचुएशन के इस मौजूदा दौर में जब मुख्तलिफ फैक्ट्रियों ने मुख्तलिफ फैक्ट्री के मालिकान ने मुख्तलिफ जगह फैक्ट्रियाँ लगानी है, वो चाइना से निकलना चाह रहे हैं, तो क्या हमारे पास ऐसा कोई लूप होल है? क्या ऐसी स्पेस हमारे पास है कि हम उनको अपने पास एडजस्ट कर अच्छा सकते हैं? एक एक बड़ा इश्यू इस वक़्त पाकिस्तान में ये भी चल रहा है कि जैसे कि फायरवॉल की जो बात हम पहले भी कर रहे थे अपने इंट्रो में भी। इस वक़्त फायरवॉल लगाने के चक्करों पर एक सियासी जमात, एक सियासी लीडर को सिर्फ़ और सिर्फ़ नीचे दिखाने के लिए एक फायरवॉल के ज़रिए जो है पाकिस्तान में जो ऑनलाइन अर्निंग करने वाले पाकिस्तान को बाहर से
खरबों डॉलर्स लाने वाले जो बिलख़ुसूस इस वक़्त फ्रीलांसर जो काम करने वाले लोग हैं, वेब डेवलपर्स हैं, यूट्यूब में काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए रास्ता तंग किया जा रहा है। और बार-बार इंटरनेट की बंदिश की वजह से पाकिस्तान में करोड़ों डॉलर्स का नुकसान अभी तक हो चुका है, इन्हीं दिनों की बात है। तो ये जो फायरवॉल लग रहा है, इसका आगाज़ कहाँ से हुआ था? और आपको भी मालूम है और फिर अब क्या हो रहा है इससे बिलख़ुसूस जो ऑनलाइन कमाने वाले जो लोग हैं पाकिस्तान की मईशत मज़बूत करने के लिए, उनके लिए भी वहाँ भी दरवाज़े बंद हो रहे हैं। ये पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा है भाई? सर देखिए ये जो मामला है वीपीएन का या मामला फायरवॉल की तरफ जाए, इसको अलग रखते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ कि हुकूमत की क्या स्ट्रैटेजी थी जो कितनी जल्दी तब्दील हुई। हुँ। निगरान हुकूमत में आकर ये ऐलान किया गया कि निगरान हुकूमत से भी पहले जब ये पीडीएम 1 थी, ये ऐलान किया गया कि लोगों को फ्री स्मार्टफ़ोन दिए जाएँगे, ये इनिशिएटिव लिया जाएगा। जो पढ़ा-लिखा बंदा होगा उसको स्मार्टफ़ोन दिए देंगे ताकि वो अपनी अर्निंग खुद जनरेट करे, खुद मुख्तार हो, बाहर से डॉलर लेकर आए। अब इसी पॉलिसी शिफ्ट को लेकर चले निगरान हुकूमत के बाद अब दोबारा से उसको लपेट दिया गया और सारी की सारी सब जो है बसात को लपेट दिया गया। अब इसको लपेटने वाले ये वही लोग हैं जिन्होंने इमरान खान के दौर में नवंबर 2020 में एक मीटिंग होती है, जिस मीटिंग में ये मशवरा देने वाले जो आजकल ट्वीट कर रहे हैं, उनमें से एक साहब वो भी थे जो कि आजकल ज़ेर तसल्लुत रहे हैं, वो भी उनकी तरफ से भी अब ट्वीट किए जा रहे हैं और वो ये कहते नज़र आते हैं कि उस वक़्त उन्होंने ये मशवरा दिया था कि पाकिस्तान में वीपीएन लगाना चाहिए, पाकिस्तान में फायरवॉल का जो इंस्टॉलेशन है वो करनी चाहिए और उनके मशवरे के बाद आईटी सेक्रेटरी आईटी को एक खत लिखा गया। उस खत में आकर ये हिदायत माँगी गई कि प्रोटोकॉल एडजस्ट किया जाए कि आया फ़ायरवॉल इंस्टॉल करने के क्या तरीक़ाकार होगा, कितना उसमें अख़राजात आएँगे, पाकिस्तान की और सार्फ़िन को किस हद तक उसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। वी चैट की तर्ज़ के ऊपर एक ऐप भी लॉन्च करने के अहकामात जो हैं वो दिए गए। लेकिन उस पर काम नहीं हुआ है। काम नहीं हुआ। कुछ मज़ीद अपडेट्स हैं, अगले वीलॉग में इस पर ज़िक्र करेंगे हम, लेकिन फायरवॉल के ज़रिए पाकिस्तान में जो बंदिश की जा रही है, उससे जो ऑनलाइन कमाने वाले जो लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर है, जिससे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।